अब हमें क्या निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि सपोज करो मैंने 100 आउटपुट्स बनाए टोटल। कितने आउटपुट्स बनाए? 100। अब इन 100 आउटपुट का जो टोटल कॉस्ट आया वो आया 1000। लेकिन इस 1000 में भी हमारे दो कॉस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको पहले। एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। सपोज करो टोटल फिक्स कॉस्ट जो इस पे आया 1000 आउटपुट्स पे, वो कितना आया? वो आया हमारा 10 रुपये। कितना आया? 10 रुपये। अब मुझे ये जानना है कि ऑन एन एवरेज एक आउटपुट में मेरा कितना फिक्स कॉस्ट आया। ठीक है, एक आउटपुट को बनाने में, यानी कि एक मार्कर को बनाने में मेरा ऑन एन एवरेज कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारा हर समय क्या है? हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम ही है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम है। ओके, तो अब देखो, जब हमने पहला आउटपुट बनाया तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आया होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आया होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा आया होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से डिवाइड करके आउटपुट को। आउटपुट कितना है? टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारा 10, उसमें से आउटपुट डिवाइड कर दो। आउटपुट कितना है? 1। तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट में कितना आ गया? 10। उसके बाद दूसरे लेवल पे, यानी कि ऑन एन एवरेज एक मार्कर पे मेरी कितनी एवरेज कॉस्ट आ रही है वो हमने निकाल ली। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि 2 मार्कर पे मेरी कितनी फिक्स कॉस्ट आ रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है 10, ये तो सेम ही रहेगी। आउटपुट कितना आ गया? 2, यानी कि 2 मार्कर को बनाने में मैंने ऑन एन एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 आई है। उसके बाद 3 आउटपुट को बनाने में कितनी आई? 3.3। 4 आउटपुट को बनाने में 2.5। 5 आउटपुट को बनाने पे 2। 6 आउटपुट को बनाने में 1.67 और 7 आउटपुट को बनाने में 1.43। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले 10 थी, फिर 5 हुई, फिर 3.3 हुई, 2.5 हुई, 2 हुई, 1.67 हुई, फिर 1.43 हुई। उसके बाद अगर मैं और आउटपुट बनाऊंगा तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा ही क्या होता रहेगा? डिमिनिशिंग ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर तो सेम ही है। अगर मैं न्यूमरेटर को सेम ही रखूँ और डेनोमिनेटर को बढ़ाता रहूँ, पहले 1 था, उसके बाद क्या कर दिया? 2 कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया? 3 कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो जब डेनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, न्यूमरेटर सेम होता रहेगा, तो आंसर हमारा हमेशा कम ही आता रहेगा। इस वजह से हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है, और यह आगे भी कम ही आता रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, क्या हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो हो सकता है? कमेंट में बताना, क्या हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो हो सकता है? यस और नो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। उसके बाद मैं कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हम क्या बना लेते हैं? अब कर्व बना लेते हैं। अब इसका कर्व कैसे बनेगा? देखो, पहले आउटपुट पे क्या है? 10, तो पहले आउटपुट पे 10 बना लो। ठीक, पहले आउटपुट पे 10 बना लो। उसके बाद दूसरे आउटपुट पे क्या हो गया? 5, दूसरे पे 5 बना लो। फिर तीसरे पे क्या हो गया? 3.3, यानी कि समथिंग ऐसा। फिर फोर्थ पे ऐसा, यानी कि हमने जैसा इनडिफरेंस कर्व बनाया था वैसा ही हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इनडिफरेंस कर्व की तरह बनेगा। तो मैं इसको सिंपल ऐसे बना दूँ। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है? इनडिफरेंस कर्व की तरह बन रहा है। ठीक है, और ये याद रखना, ये हमारा एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया उस क्वेश्चन का, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इसको एक्स एक्सिस को कभी भी टच करके मत दिखाना। ये क्या बन गया हमारा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसको हम कैसा बोलते हैं? किस शेप का है? किस शेप का है? जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है वैसा ही शेप है, नो डाउट, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए देखते हैं। देखो, पहले आउटपुट में मेरी जितनी भी क्या थी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो कुछ ऐसे बन रहा होगा पहले आउटपुट पे, फिर दूसरे आउटपुट पे कुछ ऐसा बन रहा होगा, फिर तीसरे पे कुछ ऐसा बन रहा होगा, फिर चौथे पे कुछ ऐसा बन रहा होगा। यानी कि कितने भी आउटपुट बना दो, ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा? एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रेक्टेंगल। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है,
उसके बाद ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, उसके बाद ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है और उसके बाद ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल। ये क्या फॉर्म करेगा, हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, देन हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। के बाद वो आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक क्या होता है, एवरेज कॉस्ट में से हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एक होता है कि अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड कर दें तो हमारी ऑन एन एवरेज एक क्वांटिटी पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो पता लग जाएगी। दैट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि देखो 100 मैंने मार्कर बनाई टोटल, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई 1000। ठीक है, अब मेरे को ये जानना है कि पर मार्कर पे, यानी कि एक मार्कर पे मेरी ऑन एन एवरेज कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालते हैं हम, TVC डिवाइड बाय आउटपुट। अब देखिए जब पहला लेवल ऑफ आउटपुट था तो हमारा TVC कितना था 10, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कितना होगा 10, क्योंकि TVC 10 है और आउटपुट भी 1 है, इस वजह से ये आ गया 10। जब दूसरा लेवल ऑफ आउटपुट है कि ऑन एन एवरेज मेरे 2 आउटपुट पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है वो चेक करना चाहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए 18 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें ये पता चल गया कि 2 मार्कर पे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या आ रही है 9। उसके बाद 3 पे 8, 4th लेवल पे 7, 5 पे 7.5, 6 पे 8.3, 7 पे 9.5। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखिए कि पहले तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी गिर रही है एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5th लेवल ऑफ आउटपुट तक तो क्या हो रही है, गिर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने छठा आउटपुट बनाया वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी कि ये कैसा शेप का बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा बनेगा यू शेप्ड का। देखो ऐसा बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये बनेगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसको क्या बोलते हैं हम, यू शेप्ड। क्या बोलते हैं, यू शेप्ड को कॉस्ट कर्व, यू शेप्ड कर्व। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और आउटपुट अगर मैं बनाऊंगा इसके आगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहेगा, इस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट का। इससे पहले हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था और उसके बाद हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था। देन हमारी बारी आई है अब एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाता है, और जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से तब भी हमारा क्या आता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट, और यहाँ क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पर आउटपुट। अब देखो 0 लेवल ऑफ आउटपुट में हमारा टोटल कॉस्ट तो 10 है, लेकिन आउटपुट कुछ है ही नहीं, यानी कि आउटपुट 0 है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके बाद पहले लेवल पे हमारा टोटल कॉस्ट 20 है और आउटपुट 1 है, तो 20/1 दैट इज़ 20, तो हमारा एवरेज कॉस्ट में क्या आ गया 20। उसके बाद 14 आ गया, 12 आ गया, फिर 12.5, 13.2, फिर 15। अब यहाँ पर एक नोटिस करो आप चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले एवरेज कॉस्ट हमारा गिर रहा है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। एवरेज कॉस्ट पहले गिर रहा है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एवरेज कॉस्ट पहले क्यों गिर रहा है उसके बाद क्यों बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे तो बिकॉज ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट पहले इंक्रीज़ हो रहा है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इस वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट कैसा आ रहा है, यू शेप्ड का आ रहा है, पहले गिर रहा है उसके बाद बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट। क्योंकि अब एवरेज कॉस्ट की बात है तो एवरेज कॉस्ट में हमारी 3 कॉस्ट आएगी टोटल, एक एवरेज कॉस्ट खुद, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे बनता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा ऐसा बनता है यू शेप्ड का, और एवरेज कॉस्ट भी कैसा बनता है, यू शेप्ड का। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हमारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आगे जाकर इंटरसेक्ट हो सकता है, यहीं तक बनाना है आपने एरो तक, उससे आगे नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्या ये आगे जाकर क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरसेक्ट हो सकता है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आप बोलोगे कि इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो अंतर है वो क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी हमारा ज़ीरो नहीं होता। इस वजह से एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी टच नहीं होगा, आपस में आकर एकदम करीब आकर रुक जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, ना ही टच होगा। अगर ऐसा हो गया तो इट मीन्स हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा उस लेवल पे, तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो पहले गैप आ रहा है, ये जो गैप है ये पहले सबसे बड़ा आ रहा है, उसके बाद ये गैप कम होता रह रहा है, ठीक है। पहले ये गैप ज़्यादा है, उसके बाद गैप कम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हर लेवल पे जो मेरा गैप है, जो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, हर लेवल पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होते जा रहा है। इस वजह से जो गैप होगा एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो भी क्या होता जाएगा, कम, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेज कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। उन तीनों के शेड्यूल्स हमने कर लिए, स्केड्यूल्स कर लिए, और क्या कर दिए हमने, डायग्राम्स कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियोस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट की। उसके बाद रिलेशनशिप आएगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि मेरे आउटपुट में चेंज होने की वजह से मेरे कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब इसके मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक लिखवाया था डेल्टा TVC अपॉन में डेल्टा Q, एक लिखवाया था डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q, और एक लिखवाया था हमने TCN माइनस TCN माइनस 1, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं TVCN माइनस TVCN माइनस 1, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूले से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सेम ही आता है। मैंने इससे पहले आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से निकालकर मार्जिनल कॉस्ट दिखा दिया है, तो उनमें हमारा सेम ही आया था इसी वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इस वाले फॉर्मूले से हमारा टोटल कॉस्ट कैसे, मार्जिनल कॉस्ट कैसे सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो TCN, अभी हम किसकी बात करते हैं, इस वाले की, TCN माइनस TCN माइनस 1। N का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटपुट। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ आउटपुट, कि मैं किस आउटपुट पर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है हमारा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को देखो, अब यहाँ पर बोल रखा है TCN, अभी मैं किस आउटपुट पर हूँ, 0 आउटपुट पर, तो यानी कि 0 आउटपुट का मेरे को TC देखना है। क्या देखना है, TCN का मतलब क्या हुआ, TCN का मतलब हुआ कि 0 लेवल पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 0 लेवल पे मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, तो 0 लेवल पे टोटल कॉस्ट 10 है। इसमें से माइनस कर दूंगा TCN माइनस 1, यानी कि जब मैं N में से, नंबर में से, लेवल ऑफ आउटपुट में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो 0 में से क्या मैं 1 माइनस कर सकता हूँ, तो मेरा क्या आएगा, -1, लेकिन -1 तो कोई आउटपुट है ही नहीं, तो यहाँ पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हम इस लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो TCN माइनस 1, नंबर ऑफ आउटपुट, कौन सा आउटपुट है, पहला, उस पहले आउटपुट का TC देखो, TC कितना है, तो TC है 20, क्या है TC 20, उसमें से क्या निकालना है मेरे को, माइनस करना है TCN माइनस 1। अब नंबर ऑफ आउटपुट कितना है, 1, यानी कि 1 में से क्या माइनस करूँगा, 1, तो कितना आएगा, 0। अब 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें क्या देखना है, TC, तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TC देखो कि भाई कितना है, ये रहा देखो 10, यानी कि 10, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गया, 10, मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गया, 10। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तब भी यही आएगा, आउटपुट में कितना चेंज आया, 1, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 10 का, तो मार्जिनल कॉस्ट 10, आउटपुट में कितना चेंज आया, 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 10, तो मार्जिनल कॉस्ट 10। अब आगे आप किसी से भी निकाल लो, हमारा मार्जिनल कॉस्ट सेम ही आता रहेगा, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला तो ये दोनों है, ये दोनों याद रखना, और इसको कभी कभार यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ गया मेरा 8, यहाँ पर आ गया 6 के बाद ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट 6,
24 से आ गया हमारा 36, दैट इज़ 12 आ गया। उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारा 14, फिर मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारा 16। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मार्जिनल कॉस्ट हमारा तीसरे लेवल ऑफ आउटपुट तक तो डिक्रीज़ हो रहा है, 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ। उसके बाद फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी किस शेप का बनेगा, हमारा यू शेप्ड का बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का बनेगा। ये बन गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। क्या बन गया हमारा, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का एक बिलो पॉइंट होगा, क्या होगा, बिलो पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट इस पूरे में से ना एक जगह क्या है, सबसे कम है, और वो कहाँ पर है, तीसरे लेवल ऑफ आउटपुट में। यानी कि तीसरा लेवल ऑफ आउटपुट जब बनेगा उस समय मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉस्ट क्या क्या होते हैं वो सारा समझ में आया होगा, उनका शेड्यूल समझ में आया होगा और उनका कर्व समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, जैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। रिलेशनशिप आ जाता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, रिलेशनशिप आ जाता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट निपटा लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एमसी और एसी के बीच में हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स की वेटेज रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, आउटपुट लिया। आउटपुट 0 1 2 3 और 8 तक हमने आउटपुट लिया है। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट लिया है 10 20 28 34 38 एंड देन 72 तक। उसके बाद एवरेज कॉस्ट निकाला। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल से, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट करके। तो पहले का तो हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, उसके बाद 20 14 11.3 देन ऐसे ऐसे कर कर हमारा 9 तक आएगा। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आया हमारा, चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन आउटपुट में चेंज आने की वजह से मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, वही मार्जिनल कॉस्ट है। तो पहले 10 आया, फिर 8 आया, 6 आया, 4 आया, 4 आया, फिर 6 8 16। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट का कर्व आप जानते हो कि कैसा बनता है, यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व कैसा बनता है, यू शेप। दोनों ही कर्व हमारे यू शेप्ड बनते हैं। अब यहाँ पर आप जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को देखोगे तो आपको ना कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। क्या क्या रिलेशनशिप है, देखो। फेज़ वन में यानी कि जब हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखो 20 14 11.3 9.5 8.4 8 और 8, ये हमारा क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। 10 से 8 हुआ, फिर 6 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, देन 8 हुआ। ठीक है, तो ये फेज़ 1 है। ये क्या है, फेज़ 1, जहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ तक हमारा फेज़ 1 चलेगा मार्जिनल कॉस्ट का, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या चल रहा है, डिक्रीज चल रहा है। ठीक है, तो फेज़ 1 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेरा एवरेज कॉस्ट बड़ा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। ध्यान से देखो, एवरेज कॉस्ट क्या है, मेरा बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से। 20, ये 10, ये 14, ये 8, ये 11.3, ये 6, 9.5, ये 4, ये 8.4 और ये 4, ये 8 और ये 6। यानी कि फेज़ 1 में हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या चल रहा है, छोटा चल रहा है एवरेज कॉस्ट से। तो हम कैसे बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व नीचे रहेगा और एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर से बनेगा। ये समझ में आ गया, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व नीचे से बनेगा, एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर से बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो एसी हमारा क्या है, ग्रेटर है एमसी से, मार्जिनल कॉस्ट से। उसके बाद जब एक लेवल पे आएंगे, 7th लेवल पे देखो, 7th लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या होगा, इक्वल। ये देखो एक समय आएगा जब हमारा एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होगा। तो यानी कि एक जगह पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। और जहाँ ये हमारा इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, वो हमारे एवरेज कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर देखो, इस पूरे पॉइंट पे देखो हमारा एवरेज कॉस्ट कहाँ सबसे लोएस्ट है, 8 पे। उससे पहले हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ा है और उसके बाद हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट का वो क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, कौन काट रहा है, हमारा एमसी कट करेगा एसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद इस फेज़ 1 के बाद, फेज़ 1 के बाद ये हमारा आया फेज़ 2। क्या आया,
फेज़ 2। अब इस फेज़ 2 में हमारा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो गया एवरेज कॉस्ट से, तो ऐसे बनेगा हमारा ये पूरा का पूरा कर्व। उसके बाद इसका रिलेशन लिख देंगे। रिलेशन क्या है, इसमें से ही देखकर हमें रिलेशन बताना होता है बेसिकली। व्हेन AC इज़ ग्रेटर देन MC, जब हमारा AC ज़्यादा है MC से, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा है, हमारा AC डाउन डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज़। उसके बाद व्हेन AC एंड MC इज़ इक्वल, जब AC और MC क्या है, इक्वल, उस समय हमारा MC कट कर रहा है किसको, AC को, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, उसके लोएस्ट पॉइंट पे। जब हमारा AC और MC इक्वल होगा तो MC हमारा कट करेगा किसको, AC को, उसके लोएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पर AC क्या है, 8, AC का क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट है, देखो, ठीक है, ये हमारे AC का लोएस्ट पॉइंट है। और जब हमारा AC बड़ा हो जाएगा, AC हमारा छोटा हो जाएगा MC से, यानी कि MC जब बड़ा हो जाएगा AC से, तो उस समय हमारा AC क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा, यानी कि इंक्रीज़ होने लगेगा। तो ये हमारा है AC एंड MC का रिलेशनशिप, ठीक है। इतना ही करना है आपको। सबसे पहले अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन, मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। देन आपको ये शेड्यूल बनाना है, उसके बाद ये कर्व बनाना है और ये रिलेशन लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कर्व कंपलसरी होता है, कर्व बनाना ही बनाना है। और अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा और डायरेक्ट रिलेशनशिप। उस केस में अगर आप कर्व नहीं भी बनाओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तब। लेकिन अगर 4 मार्क्स का आया तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन किसका, MC और टोटल कॉस्ट। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। ये एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब रिलेशनशिप देखें, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आउटपुट ले लिया हमने 0 से लेकर 8 तक, देन हमने टोटल कॉस्ट ले लिया 10 to 72 और मार्जिनल कॉस्ट हमने 10 से लेकर 16 तक ले लिया है, ठीक है। ये सब आपको आता है बनाना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। अब आप अगर टोटल कॉस्ट बनाओगे, अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आप बनाओगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसा बनता है, इन्वर्टेड एच शेप का बनता है। और जब टोटल कॉस्ट इस पॉइंट पर होगा, यानी कि एक पॉइंट होगा टोटल कॉस्ट का जहाँ पर टोटल कॉस्ट अपना डिमिनिशिंग रेट से जो इंक्रीज़ हो रहा था वो स्टॉप कर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगा। ये टोटल कॉस्ट का वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ तो हो रहा है, टोटल कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है अपने आप को इंक्रीज़ होने से। किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, और स्टार्ट कर रहा है इंक्रीज़ करना अपने आप को इंक्रीजिंग रेट से। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, अब इस पॉइंट को आपको पॉइंट करना है। उसके बाद पॉइंट करने के बाद आपको एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट नीचे। अब नीचे आपको बनाना है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये जो वाई एक्सेस होगा हमारे टोटल कॉस्ट का, ये जो वाई एक्सेस होगा हमारे टोटल कॉस्ट का, डिट्टो उसके नीचे ही हमारा वाई एक्सेस कौन सा बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का। और जितना बड़ा हमारा टोटल कॉस्ट बना है उतना ही बड़ा हमारा मार्जिनल कॉस्ट का भी कर्व बनेगा, ठीक है। देन जिस पॉइंट से हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजिंग रेट से करना, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट को बनाएंगे। अब मार्जिनल कॉस्ट को बनाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट इस लाइन पर आना चाहिए, ठीक है। इस लाइन पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट आना चाहिए। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा कर्व बनेगा किसका, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। अब इसके बीच का रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है, रिलेशन लिख रखा है। अब इसको जान लेते हैं कि रिलेशनशिप एक्चुअली बोल क्या रहा है। देखो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ फॉलिंग, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रहा होगा, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट जब हमारा गिर रहा है तो हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। देन टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। उसके बाद जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पर होगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, अपने लोएस्ट पॉइंट पे। व्हेन MC इट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो टोटल कॉस्ट स्टॉप कर देगा इंक्रीज़ होना डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि उस समय टोटल कॉस्ट जो होगा वो रुक जाएगा इंक्रीज़ होना डिमिनिशिंग रेट से, और इंक्रीज़ होने लग जाएगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। किस रेट से इंक्रीज़ होने लग जाएगा, कांस्टेंट रेट से। ये देखो
यहाँ पर टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से। टीसी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। उसके बाद हमारा जब व्हेन एमसी कांस्टेंट, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पर कांस्टेंट है? ये रहा कांस्टेंट, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ये कहाँ है? कांस्टेंट है। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगा तब हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से। उसके बाद जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लगेगा? राइज होने लगेगा, तब हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। होप करता हूँ आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।